गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का आपका मोटिवेशन क्या है बेटा? मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी दुखी हो रहे होंगे कि एग्ज़ाम इतना पास आ गया है, पैनिक कर रहे होंगे आप लोग, है ना। तो उसके लिए बस एक ही बात है, वो क्या है कि जो आज सपने में है, जो आज सपने में है वो कल हकीकत में होगा। जो आज सपने में है वो कल हकीकत में होगा। जो आज जो आज अपनी औकात में नहीं है, जो आज अपनी औकात में नहीं है, कल 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 को अपनी जेब में होंगे। कहाँ होंगे बेटा? कल को अपनी जेब में होंगे। तो याद रखिए, कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जानते हो कुछ लोग आपकी लाइफ में भी ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, है ना। और ज्यादा ना सही है तो कम से कम उन लोगों को ही मतलब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, कुछ करके, है ना। तो चलिए फिर, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे बेटा? तो हम लोग पहुंच चुके थे, हम आज हम देखेंगे चेंज मैटर, चेंज इट्स स्टेट। क्या देखेंगे बेटा? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आज हम ये देखेंगे, है ना बेटा। चलिए तो फिर, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे देख लिया था। तो क्लासेस होगी हमारी, एक सेकंड, हाँ। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि आप एक बात जानते होगे। कौन सी बात जानते होगे बेटा आप? रुकिए, कि आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या है बेटा? बताइए। जो आपके स्टेट ऑफ मैटर हैं आपके, वो कितने हैं आपके? दो तीन प्रकार के आपके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैस, है ना। ठोस, द्रव्य और आपका गैस आपका रहता है, ठीक है ना। अब आपको करना है इनको, आपस में करना है, इंटरचेंज करवाना है। क्या करवाना है बेटा आपको? तो आपको इनको एक दूसरे में परिवर्तन करवाना है। जैसे आपने देखा होगा, आप पानी को रखते हो फ्रिज में, है ना। तो क्या होता है, फ्रिज में आपकी बर्फ जम जाती है। जब आप उसे बाहर निकालते हो फिर से वो पानी बन जाता है। जब उसे गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भाप बन के हवा में उड़ जाएगी। सब जानते हो आप लोग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, है ना। कि आपस में क्या हुआ, उसने चेंज किया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि इसमें आपका किस प्रकार से इंटरचेंज आपका हो पाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चले, ठीक है ना। तो इसमें ना बेटा सिर्फ दो चीजें आती हैं, पूछिए कौन सी। ये आप इंटरचेंज कब कर पाओगे? जब आपके पास सिर्फ दो चीजें होंगी। कैसे? सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर, और एक होता है आपका प्रेशर। अगर आप तापमान में कमी करोगे या उसे बढ़ा दोगे तो आपका जो मतलब आपका जो स्टेट्स हैं वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अगर आपने देखा होगा, जो गैस होती है आपकी, अगर उसे कर दो कंप्रेस, क्या कर दो बेटा? कंप्रेस कर दो, है ना। यानी कि उसमें प्रेशर लगा दो, तो क्या बन जाएगी आपकी? तो वो लिक्विड टाइप का काम करने लगेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? सीएनजी, है ना। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या होती है बेटा आपकी? तो सीएनजी आपकी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है आपकी। आप जानते हो ना ये चीज, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर तापमान में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। चले, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। अब देखिए, अब होगा क्या कि अगर आपने क्या किया, एनर्जी दे दी। क्या दे दी बेटा आपने? एनर्जी दे दी आपने किसी पार्टिकल्स को। तो क्या होगा, उसके पास में क्या आ जाएगी? उसके पास में काइनेटिक एनर्जी उसके पास में आ जाएगी। जब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उन मॉलिक्यूल्स के पास में, तो क्या होगा बताइए? तो वो मतलब मूव करना शुरू कर देंगे। क्या कर दें बेटा? तो वो मूव करना आपके शुरू कर देंगे। और जब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा? सिंपल सी बात है, घूमना फिरना, है ना। चले, तो यही बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड्स, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए नहीं आपको। जब वो मूव करना शुरू कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं?
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। देखिए क्या बोल रहा है ये आपसे, देखिए जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, जिस बर्फ का जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गलनांक। ठीक है ना। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, उसके सामर्थ्य होता है। अब आकर्षण बल क्या होता है, तो उसे बोलते हैं अट्रैक्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसे, हम बताइए, तो उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उससे, तो उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके ठोस होते हैं, क्या होते हैं बेटा, आपके सॉलिड होते हैं, है ना। तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। फिर किस में आता है, फिर आता है आपका लिक्विड में। और उससे कम किस में होता है, सबसे कम होता है आपका गैस में। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। यही वजह होती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप उसमें आपने देखा होगा सिलेंडर में, अगर आप थोड़ा सा मतलब उंगली लगा दो उसमें, मतलब पिन लगा दो, तो क्या होता है, एकदम भड़ास से मतलब क्या होती है, आपकी गैस बाहर आ जाती है ना। अगर वो साथ में अच्छे से रह रहे होते तो ऐसा काम ना होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एकदम फटाक से ऊपर बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, एकदम फटाक से ऊपर आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो मतलब क्या होता है, किसी ठोस का जो गलनांक होता है किस पे निर्भर करता है बेटा, उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है, उसके क्या होते हैं, सामर्थ्य होते हैं, है ना। अगर उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, बताइए, तो क्या होगा, तो वह अच्छे से रह लेगा, है ना। चलिए सॉरी बेटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 273.15 केल्विन। क्या है बेटा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका, इसका आइस का, वो कितना होता है बेटा, तो वो होता है आपका कितना, 273.15 केल्विन। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी तो चाहिए नहीं आपको। देखिए यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, वो क्या लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन द मेल्ट, किधर चला गया, हाँ, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जब आपकी मेल्टिंग होती है, प्रोसेस जो होती है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स इनटू लिक्विड स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, है ना। वो जो परिवर्तन होता है किसमें, बताइए, जो परिवर्तन होता है आपका किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है ना। फ्यूजन पढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं एक चीज, देखिए, देख पा रहे हो कि आप, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना कुछ स्टेट्स लिखी हुई हैं। ये आपकी है सॉलिड, ये आपकी लिक्विड, और ये आपकी गैस, है ना। अगर आप जा रहे हो कहाँ से, सॉलिड से जा रहे हो लिक्विड पर, इधर से इधर जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा, तो बर्फ को आपको पिघलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको बर्फ को पिघलाना पड़ेगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है ना। और जो प्रक्रिया होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है ना। कोई दिक्कत। और अगर हम जा रहे हैं लिक्विड से कहाँ, गैस पर जा रहे हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एवापोरेशन। क्या बोलेंगे बेटा उससे हम, तो उसे हम बोलते हैं कि बोल देते हैं एवापोरेशन बोल देते हैं, है ना बेटा। लिक्विड टू कहाँ जाएंगे हम, लिक्विड से हम जाएंगे गैस पर। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे उससे, एवापोरेशन बोल देंगे, या इसी को हम बोल देते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम बोल देते हैं वेपोराइजेशन, इसी को हम बोल देते हैं। ठीक है ना। समझ में आई। और मेल्टिंग को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं मेल्टिंग को, तो मेल्टिंग को हम बोल देते हैं फ्यूजन बोल देते हैं हम, है ना। देखिए अगर हम जा रहे हैं कहाँ पर, हम जा रहे हैं गैस से कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, सॉलिड पे जा रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, सॉलिड से हम जा रहे हैं गैस पर, इस प्रकार से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है ना। और अगर गैस से जा रहे हैं हम लिक्विड पर, तो क्या बोलेंगे उसे हम, बताइए, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है ना।
और अगर लिक्विड से जा रहे हैं हम कहाँ पर बताइए बेटा, लिक्विड जा रहा है हम सॉलिड पर, है ना, कहाँ जा रहे हैं, तो उससे हम बोलेंगे फ्रीजिंग, या बोले तो आपका क्या होता है, उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये प्रक्रिया है, उनको याद रखिएगा, है ना बेटा। चले, जैसे आपका एनसीईआरटी बोलती है, क्या बोल रही है, देखिए कि वो जो प्रक्रिया होती है ना, कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड की स्टेट पर, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं फ्यूजन। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा जी, है ना, क्या बोलते हैं उससे, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी किताब में लिखा हुआ जो चीजें आप पढ़ लीजिएगा, है ना, जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना बेटा जी। हिंदी में क्या बोल रहा था आपसे, एक सेकेंड, है ना, देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है बेटा आपका, 273.15 केल्विन होता है ना। आगे बोल रहा है कि गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उससे हम, तो उसे हम संलग्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा, तो उसे हम संलग्न के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वो कौन सी प्रक्रिया होती है, ठोस से द्रव्य की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं संलग्न, ठीक है ना। कहा बोलते हैं बेटा उसे हम, तो उससे हम संलग्न के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक हो बताइए आप लोग। देखिए आगे आपके एनसीईआरटी क्या लिख रही है बेटा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, देखिए बाकी तो चीजें मतलब आपको नहीं पढ़ा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए अब एक बात समझिए यहाँ पर सॉरी देखिए अब आपने एक चीज देखी होगी, हम कहाँ से जा रहा था, मेरा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई दिक्कत। अब जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पूछिए क्या, कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक लिया बर्तन, है ना, सपोज कि आपका भगोना है, ठीक है ना, क्या बेटा भगोना है आपका है, और आपने उस भगोना की क्या कर दी, आग लगा दी, है ना, आग आपकी जल रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होना शुरू कर देंगे, है ना बेटा, क्या होंगे, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब वो पहुंच जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए, क्या उसके बाद उसका तापमान बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप सब लोग जानते हो कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है मतलब पानी का वो कितना होता है बेटा, 100 डिग्री होता है आपका, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो होगी क्या, उसके बाद मॉलिक्यूल्स होंगे वो भाप बन के हवा में उड़ जाएंगे, सब जानते हैं, है ना, क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएंगे, ठीक है ना। और जब वो भाप बन के उड़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ ऊर्जा लेके जाएंगे, क्या करेंगे बेटा, कुछ ना कुछ हीट लेके जाएंगे, समझ पा रहे हो ना। तो जो छिपी हुई जो हीट थी, क्या हुई थी बेटा, जो छिपी हुई जो हीट थी, जो आपकी हीट थी छुपी हुई, जो ऊर्जा थी छुपी हुई, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट, ठीक है ना। और वहां पे लिखा हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि ठोस अवस्था से हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, लिक्विड अवस्था में जा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोल देंगे बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। और ये आपका सेम सवाल आया था आपका जो 21 पेपर हुआ था आपका DSSP में, ठीक है ना, जो हमारी क्लास चल रही शाम को 7 बजे वाली, उसमें जाकर देखिएगा तो वहाँ पे मतलब बाकायदा लिखा हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, क्या होता है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। अब आप ये जानते हो जो प्रक्रिया होती है वेपोराइजेशन वाली वो क्या होती है, वो होती है लिक्विड टू गैस आपके जाने का, है ना, यानी कि वो प्रक्रिया, है ना, जिसमें आप लिक्विड गैस पे जा रहे हो, उसमें जो मतलब कि हीट चाहिए, है ना बेटा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं हमें, है ना। अब यहाँ पर सॉरी बेटा, यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि सपोज
एक सेकंड है, ये आपका हाथ है आपका, अजीब सा हाथ बन गया ना, रुको, इरेजर, ठीक है ना, ये आपका हाथ है। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि मतलब आपके हाथ में बिक्स लग जाती है ना, बिक्स हो गया या आपकी आइडेक्स होगी, आपने यहाँ पे लगा ली, क्या किया बेटा आपने, आपने बिक्स या आइडेक्स आपने लगा ली, तो उसके बाद में होगा क्या बताओ। अब आप बोलोगे सर कुछ टाइम बाद क्या होता है वहां पे, आपको फील होता है ठंडा ठंडा, कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, फील होता है कि नहीं होता है, सब लोग जानते हो, है ना, क्या होता है यहाँ पे फील होता है बेटा, क्या यहाँ पे फील होता है कूल कूल, क्या फील होता है बेटा, कूल फील होता है आफ्टर सेकेंड टाइम, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ के, जो आपकी आपने लगाई है, वो क्या करते हैं, वो हवा बन के उड़ जाते हैं आसमान में, है ना, एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं। लेकिन वो जो हीट होगी, जो ऊर्जा होगी, वो कहाँ से आएगी बताओ, है ना। अगर उनके पास ऊर्जा होती इतनी, तो अगर उसे डिब्बी खोल के रख दो ब्रिक्स वाली को, तो हवा बन के उड़ जाए, ऐसा तो होता ना है ना बेटा। लेकिन जब आप लगाते हो, तो उसके बाद जो जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो हवा बन के आसमान में उड़ जाते हैं, है ना, क्या होते हैं आसमान में उड़ जाते हैं। अब क्योंकि उनको चाहिए ऊर्जा, है ना, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो क्या चाहिए बेटा, कुछ पैसे चाहिए आपको, सिंपल सी बात है, बिना पैसे का काम तो होगा नहीं। जब आप घर से बाहर जा रहे हो आपको चाहिए पैसा, अब पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा मिलेगा पापा के पास से, है ना, ये मम्मी दे देंगे आपको पैसा। उसी प्रकार से यहाँ पैसा, यहाँ पे जो हीट मिलेगी और एनर्जी मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपके हाथों से। अब जिस जगह से आपकी हीट चली गई, यहाँ पे कैसा फील होगा बेटा, ठंडा ठंडा कुल कुल फील होगा आपको, है ना, समझ पा रहे हो ना ये चीज आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका एनसीईआरटी का लिख रही है यहाँ पर, तो एनसीईआरटी आप लिख रही है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that required to change 1 kg of solid into the liquid atmospheric pressure its melting point, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। कहा बोलते हैं भैया उससे हम, तो उसे हम बोल देते हैं फ्यूजन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसे हम बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपके एनसीईआरटी क्या लिख रही है इस पे, देखिए यहाँ पे लिख रही है आपके एनसीईआरटी कि चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपकी लैटिन हीट बोलते हैं, है ना। यहाँ गुप्त की अभिप्राय छुपी हुई है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसकी गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसूत ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोल देते हैं संगलन की प्रसूत ऊष्मा, उसे बोल देते हैं, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे हम बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई बेटा, जैसे आप देखिए जो पार्टिकल हैं इसके पानी के, वो क्या होते हैं 270 डिग्री पर क्या हो जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, है ना, समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। चल आगे यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम बोल देते हैं। यानी कि जो क्या होगा, जो मतलब कि बॉयल होके हवा में चला जाएगा, है ना। जैसे क्या बोलते हैं उसे हम क्वथनांक बोल देते बोल देते हैं। जैसे वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगे, तो उसे हम क्या बोलें, उसे बोलते हैं क्वथनांक। जैसे आपने देखा हो ये पानी होता है आपका, वो क्या होता है बेटा 373 डिग्री पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गर्म होके
शुरू हो जाता है गर्म होना, है ना। समझ पा रहे हो बेटा। चलिए यहाँ पे चीज लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, देखिए ठोस अवस्था से आप कहाँ पे जा रहे हो बेटा, द्रव्य अवस्था में जा रहे हो, तो क्या करनी पड़ेगी आपको, ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना। अगर आप द्रव अवस्था से कहाँ जा रहे हो, गैसीय अवस्था पे जा रहे हो, तो क्या करोगे, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना। अगर आप गैसीय अवस्था से कहाँ पे जा रहे हो बेटा, द्रव्य अवस्था में जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको शीतलता देनी पड़ेगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो वो चीज कि अगर द्रव्य से आप कहाँ जा रहे हो, ठोस पे जा रहे हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, शीतलता देनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बताइए। देखिए सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे सवाल आता है मुझे, कौन सा वाला, अब हम करेंगे दाब में परिवर्तन। सॉरी, क्या करेंगे बेटा, अभी हम करेंगे दाब में परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे प्रेशर में चेंज। तो बेटा चलिए करते हैं प्रेशर में चेंज। अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या करेंगे बबूगा, तो अब हम करेंगे प्रेशर में चेंज। जहां पर दिया हुआ फिगर देख पा रहे होगे, क्या दिया बेटा आपका, यहाँ पर आपका एक फिगर दिया हुआ है आपका, है ना। देखिए यहाँ पर क्या था, आपके मॉलिक्यूल्स थे गैस के, क्या थे बेटा, गैस के पार्टिकल्स थे आपके। आपने क्या किया, पिस्टन ले लिया, है ना। पिस्टन मतलब कि जैसे दबाते हैं ना, उसे पिस्टन बोल देते हैं। हमने पिस्टन से क्या किया, दबाना स्टार्ट कर दिया। जब दबाया तो क्या हुए, जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स थे गैस के, वो पास पास आना स्टार्ट हो गए, और एक समय ऐसा आया कि वो मतलब बहुत ही ज्यादा पास में आ गए। क्या हो गया बेटा, बहुत ही ज्यादा पास में आ गए, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, बताओ। इसी को हम बोल देते हैं अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, वो कौन सा बेटा, तो वो है आपका ड्राई आइस, नाम सुने होगे ना। सॉरी, ड्राई आइस, है ना। वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है बेटा आपकी, जो ड्राई आइस होती है, शादियों में यूज करते हो, है ना। धुआं धुआं शाम है, धुआं धुआं, जब मतलब एट टाइम ऑफ जयमाला आप मतलब देखा होगा आपने, वो धुआं धुआं से मतलब हो जाता है ना। वो कैसे होता है, वो यही होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रहती है। समझ पा रहे हो ना, क्या रहती है बेटा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रहती है यहाँ पर। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहोगे, ये जो आपका फिगर बताया था हमने आपको अभी, है ना, बताए थे कि नहीं बताए थे हम आपको अभी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, या बोले तो डाई आइस बोलते हैं। बेटा इस जो प्रक्रिया, जो चार्ट है ना, इस चार्ट को कैसे भी करके क्या करना है, आपको करना है याद, है ना। आप अगर ठोस से जा रहे हो, कहाँ पर, द्रव्य में जा रहे हो, तो क्या करोगे आप, संलयन प्रक्रिया होगी आपकी। अगर द्रव्य से आप कहाँ जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, तो क्या होगी आपकी, बाष्पीकरण होगा आपका, है ना। अगर आप गैस से कहाँ पे जा रहे हो बेटा, ठोस में जा रहे हो, तो क्या होगा आपका, निक्षेपण होगा आपका। क्या होगा बेटा, निक्षेपण होगा आपका। अगर आप यहाँ से उल्टा जा रहे हो, तो क्या होगा आपका, ऊर्ध्व परिवर्तन होगा आपका, है ना। संघनन हो जाएगा आपका, एंड आपका जमना हो जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, है ना बेटा। क्योंकि आप सभी बच्चे मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, आप लोग समझदार हो, है ना बेटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप बता दीजिए कमेंट करके, मैंने फटाफट समझाया आपको, मुझे पता है कि इतना समय आपके पास नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सवाल आया था आपके लास्ट टाइम पे, वो क्या था बेटा, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कपूर। क्या बेटा, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड आपका जो कपूर रहता है ना बेटा, कॉपर रहता है आपका, तो वो किस प्रकार से आप उसे अलग करोगे। तो उसका आंसर था बेटा, क्या था उसका आंसर, तो उसका आंसर था सब्लिमेशन। क्या था उसका आंसर, तो उसका आंसर था सब्लिमेशन, यानी कि जो आपका होता नहीं है, क्या होता है, ऊर्ध्व पावर्तन होता है आपका,
तो वो था इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये वाला आपका। ठीक है ना बेटा। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एवापोरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा अब हम? सॉरी, अब हम पढ़ेंगे बेटा इवोपोरेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। काफी सिंपल सा पॉइंट है आपका, है ना, सिंपल सी आपकी वो चीज रहती है इवोपोरेशन में, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे बाष्पीकरण। क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे आपका बाष्पीकरण पढ़ेंगे हम इससे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आपका इवोपोरेशन होता क्या है। देखिए इवोपोरेशन आपका होता क्या है बेटा? देखिए, द फिनोमिना इन विच चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। क्या हो रहा है? जो लिक्विड या तरल पदार्थ जो है वो हवा बन के ऊपर जा रहे हैं, किस पर? अपने नॉर्मल बड़े पॉइंट पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एवापोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम? तो उसे हम बोल देते हैं एवापोरेशन बोल देते हैं। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में मतलब यही लिख रही है। क्या लिख रही है आपके एनसीईआरटी? तो आपके एनसीईआरटी लिख रही है बेटा, देखिए कि क्वथनांक, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य क्या हो? बाष्प परिवर्तन हो जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को बोलेंगे बाष्पीकरण। क्या बोल देंगे बेटा? उसे हम बोल देंगे बाष्पीकरण बोल देंगे, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सिंपल सा एक पॉइंट आता है कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब इसको हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, है ना बेटा। कहाँ चलते हैं बेटा? अपनी चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका? तो वो है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा आपका सरफेस एरिया। क्या होता है सबसे पहला पॉइंट आपका? तो वो होता है आपका, क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका सरफेस एरिया होता है आपका। यानी कि देखिए, मान लीजिए एक कोई पतली सी आपकी, मतलब ये वाली आप, मतलब आपने क्या किया, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये आपके तार है आपका। क्या बेटा? तार है आपका। ठीक है ना। यहाँ पर आपने एक कपड़ा डाला, इस प्रकार से पूरा फैला दिया आपने, कपड़ा फैला दिया आपने, है ना। और एक कपड़ा डाला आपने सिकोड़ कर, क्या क्या, एक कपड़ा आपने डाल दिया, सिकोड़ डाल दिया। ये इस प्रकार से उसमें मतलब झुर्रियाँ बनी हुई हैं, इतना मतलब ऐसे है ना। और ये जो कपड़ा, मतलब ये वाला जो कपड़ा था आपका, ये वाला, तो ये तो मतलब पूरी तरीके से, मतलब कैसा होता है बेटा आपका, पूरी तरीके से एकदम बिना सिलवट्टे से, बिना किसी मतलब उसके, एकदम साफ पड़ा हुआ था, है ना। तो होगा क्या, आप भी जानते हो कि जो ये जो कपड़ा होगा ये वाला, वो जल्दी सूख जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, है ना। क्योंकि जो इसका जो सरफेस एरिया है, क्या है बेटा, जो एरिया है सरफेस एरिया इसका, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। समझ पा रहे हो ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका? पहला पॉइंट हो गया आपका सरफेस एरिया। क्या होगा पहला पॉइंट आपका बेटा? पहला पॉइंट आपका हो गया सरफेस एरिया, है ना। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? एवापोरेशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या बेटा? और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है तापमान। क्या आता है बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टेम्परेचर। ठीक है ना। ज्यादा धूप पड़ रही है, जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। कम धूप पड़ रही है तो कपड़ा थोड़ा सा लेट सूखेगा, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, है ना। ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका आता है, वो क्या है बेटा आपका? तो वो है आपका, है ह्यूमिडिटी। क्या है बेटा? ह्यूमिडिटी है आपकी, है ना। यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जिससे हम मतलब कि वो बोल देते हैं ना कि मतलब कितना ज्यादा, मतलब कि एटमॉस्फेयर में उमस है ना। जैसे बरसात का टाइम होता है तो उस टाइम आपने देखा होगा कि उस टाइम पे कपड़े आपके लेट सूखते हैं। कब क्या लेट सूखते हैं आपके? जब आपका बरसात का टाइम होता है आपका, है ना। अभी इसको हम डिटेल में और समझेंगे। क्या करेंगे बेटा, इससे हम डिटेल में अभी और समझेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका?
आपका नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, तो वह है आपकी विंड स्पीड। विंड स्पीड, अगर हवा तेज चल रही है तो क्या होगा, आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और अगर हवा धीरे चल रही है तो आपका कपड़ा लेट सूखेगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? देखिए क्या बोल रहा है आपका एवापोरेशन में, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर है कि रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज कब बढ़ेगा, है ना। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है क्या होगा बेटा, आपका बढ़ जाएगा। देखिए तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होगा बेटा, आपका बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, अधिक कणों के को क्या होता है, पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो हवा बन के उड़ गए हम तो, है ना, तेरे जहां से कहीं और। चलो वापस आ जाओ, है फालतू मतलब हर समय मतलब वही दिमाग में चलता रहता, घूमता रहता है आप लोगों के, पढ़ना तो है ही ना, है फालतू में। देखिए ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा आपका, दूसरा पॉइंट आपका है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब आप क्या करोगे, अब आप बढ़ाओगे तापमान, क्या कर दो बेटा, अब आप बढ़ा दो तापमान, बढ़ा दो तो क्या होगा, देखिए देखिए अगर आप आर्द्रता में क्या कर दो, एक मिनट, हाँ क्या कर दिया आपने, तापमान बढ़ा दिया बेटा, क्या कर दिया आपने, तापमान बढ़ा दिया। जब तापमान बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका चीजें आपकी काफी फास्ट हो जाएंगी, है ना। 1 2 3, अच्छा जी, ओके, उन्होंने मतलब सिर्फ 3 पॉइंट दिए यहाँ पर, कोई बात ना। ये देख लो बेटा भेदभाव, आपकी जो एनसीईआरटी इंग्लिश वाली उसमें आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, और जो आपकी हिंदी वाली एनसीईआरटी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, है ना। देखिए तापमान बढ़ा दोगे तो क्या होगा उससे ऊर्जा ज्यादा मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी तो मतलब काफी आसानी से मतलब हवा बन के उड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बेटा आपका, तीसरा पॉइंट आपका है डिक्रीज ऑफ इन ह्यूमिडिटी। क्या बोल रहा है बेटा, आर्द्रता में कमी, क्या हो जाए आपकी, अगर आपकी आर्द्रता में कमी आ जाए। देखिए होता क्या है कि अब आर्द्रता क्या होती है पता ना आपको, कि कितना आपका वाटर लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना, मतलब जो आपका वायुमंडल है उसमें कितना पानी है, पानी मतलब कि वो जो वाटर वेपर आपका होता है वो कितना ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, अगर एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में पहले से मतलब पानी की कमी, पानी ज्यादा है ना, और अगर आप कपड़ा सुखाने डाल दोगे तो क्या जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो वाटर वेपर बन के उड़ पाएंगे हवा में, नहीं उड़ पाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर पहले से आपकी बस भरी हुई है तो नई सवारी कैसे आ पाएंगे वहां पर, सवारियां तभी चढ़ पाएंगी ना जब आपकी बस खाली होगी, है ना। अब वो अलग बात है कि अगर आपकी बस यूपी की है तो वहां तो क्या होता है कि मतलब बस तुम चढ़ते जाओ, जगह बहुत है वहां पर, है ना, बस आप चढ़ते जाओ। चलो क्या बोल रहा है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जितना जल वाष्प आपका वायुमंडल में है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की जो वायु में एक निश्चित मात्रा में क्या होता है कि जल वाष्प पाया जाता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, वाष्पीकरण की जो दर होती है उससे क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है बेटा आपकी, घट जाती है, ठीक है ना। चले अब देखिए आज का ये मतलब लास्ट पॉइंट जो है आपका इवेपोरेशन का, वो क्या है बेटा आपका, वो है इंक्रीज इन विंड स्पीड। क्या बढ़ा रहे हैं आप विंड स्पीड को बढ़ा रहे हैं, है ना, वायु की गति को कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं सॉरी। अब देखिए हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, है ना। वायु के तेज होने से क्या होता है, जल वाष्प के जो कण होते हैं वायु के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, है ना, जिससे आसपास के जो जल वाष्प की मात्रा होती है घट जाती है, ठीक है ना। तो समझ में आया बेटा आपको, क्या समझ में आया, रुको। अगर बात की जाए बेटा, किसकी बात की जाए अगर बात की जाए इवोपोरेशन की, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए ये है डायरेक्टिव अप्रोच किसका, सरफेस एरिया का। जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना ही क्या होगा, इवोपोरेशन ज्यादा।
ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर तापमान ज्यादा, क्या बेटा, अगर तापमान ज्यादा तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन ज्यादा होगा, है ना। अगर विंड स्पीड आपकी ज्यादा तो क्या होगा, इवेपोरेशन आपका ज्यादा। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, वो क्या है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन कम होगा। सॉरी, समझ पा रहे ना बेटा। तो यानी कि ह्यूमिडिटी कम, एवापोरेशन ज्यादा, एवापोरेशन कम, ह्यूमिडिटी ज्यादा, ये होता है आपका उल्टा। ठीक है ना, क्या होता है आपका, ह्यूमिडिटी आपकी उल्टी होती है। याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइए आप लोग, है ना। इस स्लाइड को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मतलब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चीजें मतलब किस प्रकार की आपको कैसे होती है। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। हाउ डस एवापोरेशन कूलिंग, मतलब आपने सोचा होगा ना कि कैसे आपका जो एवापोरेशन है वो चीजों को ठंडा कर देता है ना। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, सवाल तो आता होगा दिमाग में कि ऐसा काहे होता है भैया, है। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको, वो है आपका एसीटोन। क्या है बेटा, एसीटोन। अब बच्चे पूछेंगे सर बताइए ना एसीटोन होता क्या है? हम तो जानते ही ना। व्हाट इज एसीटोन, कहाँ होता है एसीटोन, है। बेटा एसीटोन होता है आपका नेल पॉलिश रिमूवर। ये क्या होता है बेटा, आपका एसीटोन होता है आपका नेल पॉलिश रिमूवर। आप देख पाओगे इमेज पे, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं एसीटोन। आपने लगाई नाखूनी, क्या लगाई बेटा, आपने लगाई नाखूनी। अब नाखूनी को रिमूव कैसे करोगे, लेके आप एसीटोन भैया को, है ना। तो वो क्या करेगा, वो आपकी नाखूनी को रिमूव कर देगा, है ना। जब रिमूव कर रहा होगा तो आपने देखा होगा एक चीज कि जो आपके नाखून होते हैं वहां पे कैसा फील होता है आपको, वहां फील होता है आपको ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। समझ पाओ ना बेटा, कैसा फील होता है वहां पर, तो वहां फील होता है आपका ठंडा ठंडा कूल कूल, आपको फील होता है वहां पर। समझ पा रहे ना बच्चों का। चलो अब देखो, आपके आंसर की क्या लिख रही है यहाँ पर, तो आपके आंसर की लिख रही है यहाँ पर, देखिए एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है ना। कैसा फील देगी बेटा आपको, ठंडा ठंडा कूल कूल फील करवाएगी आपको, है ना। क्या, एसीटोन को अपनी हथेली पर रखिए, है ना, तो पता चलेगा कि कहाँ होगा। इसके कण आपके हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और क्या होते हैं, बाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी कि हवा बन के उड़ जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता की क्या होती है, महसूस होती है ना बेटा। इसका एक और एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि तेज धूप वाले दिन में क्या करते हैं, आप छत पे क्या करते हो बेटा, छत पे आप पानी डालते हो, है ना। क्या करते हो, पानी अपनी छत पर क्या करते हो, पानी का छिड़काव करते हो, जिससे क्या होता है बताओ, जिससे आपकी छत कैसी हो जाए, ठंडी हो जाए, है ना। और एक और पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या करते हो, आप सूती कपड़े पहनते हो। क्या करते हो बेटा, गर्मियों में आप सूती कपड़े पहनते हो। ये क्यों करते हो, देखिए शारीरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है, गर्मियों में हमेशा ज्यादा पसीना आता है, बिल्कुल आता है ना। जिससे क्या होता है, हमें शीतलता मिलती है। जैसे जैसे ही हम जानते हैं कि बाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करके बाष्प बन के उड़ जाते हैं हवा में, है ना। तो इससे क्या होता है कि प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, क्या होता है, शांत हो जाता है। इसलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ। अगला पॉइंट आपका है कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह कैसे हो जाती है, बूंदे आ जाती हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। ठीक है ना। अब क्यों आती हैं, देख लो, पढ़ लो फटाफट। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, है ना, जल्दी बर्तन की बाहरी सतह कैसे हो जाती है, हमें जल की बूंदें नजर आ जाने लगती हैं। आपने बोतल निकाली फ्रिज में से तो आपने देखा होगा कि बाहर बोतल के ऊपर क्या होता है, आपका मतलब थोड़ी सी मतलब भाप बन जाती है ना। क्या हो जाती है बेटा, भाप बन जाती है। भाप में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा क्या होती है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर
कम हो जाती है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है सॉरी, वो जो एटमॉस्फेयर है बेटा, अब ये मत सोचिएगा मतलब बहुत से लोग आपको मतलब बेवकूफ बनाते हैं कि बताओ कि मतलब ये जो पानी आया है बाहर सतह पर, भाप जो आई है वो कहाँ से आई है, क्या वह मतलब बोतल के अंदर से आई है, हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब शायद हो सकता है मतलब ये बोतल में लीकेज हो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बेटा, जो आपका बाहरी जो वातावरण रहता है, आपका एटमॉस्फेयर रहता है, वहां में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे होकर क्या होते हैं वहां पर जम जाते हैं, है ना? क्या होते हैं, संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में क्या होता है नजर आती है। तो ठीक है ना बेटा? हम्म। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर फिनिश। और ये जो पॉइंट दिए हुए ना ये वाले, उन्हें पढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि अभी समय भी है और आपके एग्जाम में जो पॉइंट्स बनते हैं ना बेटा वो यहीं से बन जाते हैं। पूछो क्या क्या, देखिए। देखो, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, जो द्रव्य हैं, क्या है बेटा आपके, द्रव्य सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं मिलकर बना होता है। क्या बना होता है बेटा, जो द्रव्य होते हैं आपके सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, सभी जानते हो। हमारे आसपास द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, कौन कौन सा, ठोस, द्रव्य और गैस। आप भी जानते हो, है ना? मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैस। ओके। आगे बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, सबसे ज्यादा किस में होता है, वो होता है सॉलिड में, देन आपका लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है तो वो होता है आपका गैस में, है ना? क्या होता है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है, और द्रव के कणों में क्या होता है इन दोनों से मध्यवर्ती होता है। ठीक है ना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट पॉइंट आपका है द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। क्या बोल रहा है, जो स्पेस होता है, जो जगह होती है बीच की, वो सबसे कम होती है आपकी ठोस में, सबसे ज्यादा होती है गैस में, है ना? इसलिए आप देखा होगा गैसेस आपकी मिक्स हो जाती है ना? वायुमंडल इतनी सारी मतलब गैसेस आपके प्रेजेंट होती हैं, उनमें से सारी गैसें होती है आपस में आसानी से रह लेती हैं आपकी। क्या बोल रहा है ये आपका, देखिए कि ठोस में ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था व्यवस्था जो होती है अत्यधिक क्रमित होती है ना? द्रव्यों में कणों की परतें एक दूसरे क्या होती हैं, फिसल पर दक्षिणी, एक मिनट, ओके हाँ ये वाला है पॉइंट। ठोस कणों में, ठोसों की नियत करने वाले जो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो कैसा होता है बेटा, गतिक ऊर्जा न्यूनतम जैसे कि अधिकतम, किंतु द्रव्य में क्या होता है कम होता है आपका। ठीक है ना? क्या हुआ बेटा, देखिए ये समझ में आया? यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपका गैस में सबसे अधिक, ये इस प्रकार से सॉलिड में सबसे अधिक, लिक्विड में उससे कम, फिर गैस में सबसे कम आपका। ठीक है ना? चलो अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट, कौन सा बेटा, देखिए जो कि आपके जो टी जो एग्जाम हुआ था DSSB वाले में, उसमें यहाँ से आपका सवाल आया था अभी लास्ट 21 में आपका, वो क्या था, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वेक्टिबल। क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप तापमान को और प्रेशर को चेंज करोगे तो क्या होगा बताइए, जो मैटर की अवस्थाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, चेंज हो जाएंगी।
क्या हो जाएंगी आपकी जो मैट्रिक जो अवस्थाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, क्या हो जाएंगी आपकी, चेंज हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखो आप, ये तो आप जानती हो सब्लिमेशन क्या होता है आपका, है ना, डिपोजिशन क्या होता है आपका, है ना। देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है देखिए, ये डिफरेंस दिया हुआ ना आपका बॉइलिंग और एवापोरेशन में। किसमें बेटा, जो आपका दिया हुआ है बॉइलिंग एंड आपका एवापोरेशन, इसको ना अच्छे से पढ़ो यहाँ पर। देखो वो क्या, देखिए जो आपका बॉइलिंग है वो क्या है, वो बल्क फिनोमिना है ना। जबकि जो एवापोरेशन है वो क्या है आपका, वो है आपका एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है ना, सरफेस फिनोमिना, एवापोरेशन, बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग आपका। ये जो है मतलब ये आपका मेन डिफरेंस है। ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ एवापोरेशन किस पर डिपेंड करता है बताओ। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है एंड आपका विंड स्पीड होती है। ठीक है ना, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी एंड आपका विंड स्पीड। जो आपका एवापोरेशन होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है कूलिंग करना। क्या करना बेटा, उसका काम होता है कूलिंग करना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। कौन कौन सा है, बाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा ताप और संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा। इनको ना बेटा स्टार लगा के आपको याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल आया था 21 में। ठीक है ना, बस छोटी सी मिस्टेक, आपका ऑप्शन मतलब कि आपका आंसर गलत है। ठीक है ना बेटा। चलो तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप जानते हो क्या करना है आपको। चलो ओके, बाय बेटा।